हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो जो अध्याय का नाम है गतिमान आवेश, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। अभी तक हम अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 पढ़ चुके हैं। अध्याय 1 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र था, जिसमें स्थिर विद्युत के बारे में पढ़े। अध्याय 2 विद्युत विभव और धारिता था और अध्याय 3 धारा विद्युत। तो आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो सबसे पहले हम कुछ चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब हमें आगे पढ़ने का मन करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है गतिमान आवेश की परिभाषा पढ़ेंगे, जिसको कि हम धारा विद्युत के नाम से भी जानते हैं। फिर दूसरा पढ़ेंगे स्थिर आवेश, जिसे स्थिर विद्युत के नाम से जानते हैं। और चुंबकत्व पढ़ेंगे, चुंबकत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध होता है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ओरस्टेड का प्रयोग, जिसने धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रतिपादन किया। अब हम सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे गतिमान आवेश, जिसको मूविंग चार्ज अंग्रेजी में इसका नाम है। जब कोई आवेश गति कर रहा होता है, जब कोई आवेश गति कर रहा होता है, तो उस स्थिति में उस आवेश को गतिशील आवेश या गतिमान आवेश कहते हैं। जब कोई आवेश गति करेगा तभी कहेंगे गतिमान आवेश। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र। ये मेन कॉन्सेप्ट है गतिमान आवेश का। गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता है वो है विद्युत क्षेत्र और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। जबकि स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये परीक्षा में आ चुका है कई बार कि एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है। उसमें ऑप्शन रहता है एक विद्युत क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों नहीं। तो जब गतिमान आवेश उत्पन्न करता है आएगा तो दोनों को लिखना है, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। पेपर में कई बार आ चुका है, इसका ख्याल रखेंगे। चलिए पढ़ते हैं स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत। थोड़ा जान ले इसके बारे में। जब वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने अथवा रगड़ने पर, जब वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाने अथवा रगड़ने पर उनमें दूसरी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को रगड़ेंगे, दो वस्तु को, और उन दोनों में हल्की वस्तुओं को रगड़ने का गुण आ जाएगा तो कहेंगे विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया। घर्षण से प्राप्त इस आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। क्योंकि घर्षण से प्राप्त हुआ है आवेश, तो इसको कहेंगे घर्षण विद्युत। जब घर्षण से प्राप्त आवेश एक ही जगह पर स्थित हो, जब घर्षण से प्राप्त आवेश एक ही जगह पर स्थित हो तो उसे स्थिर विद्युत या स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश एक ही जगह पर स्थिर रहेगा तो उसे कहेंगे स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत। और जब आवेश गतिशील रहेगा तो उसको कहेंगे गतिमान आवेश। ये दोनों में डिफरेंस है, समझ आ गया। तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है, क्योंकि पाठ का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है। चलिए पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र जहां विद्युत बल विद्यमान होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां चुंबक का ध्रुव आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है या प्रतिकर्षण को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के आसपास का क्षेत्र जो है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, और विद्युत आसपास का जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया? विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा और चुंबक के आसपास का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला। अब दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, देखते हैं। विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा व चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोमीटर द्वारा नापा जाता है। इसमें डिफरेंस है।
विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा व चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोमीटर द्वारा मापा जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लिए लंबवत होता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रहता है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तथा विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है। इस बात को जब तक हम नहीं जानेंगे ये पाठ हम पढ़ नहीं सकते, हमको कोई भी समझ में नहीं आएगा। हमको जानना जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है एक दूसरे के लंबवत ही होता है। इसका आगे उपयोग आएगा, प्रयोग आएगा, बताएंगे। तीसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक लूप वक्र नहीं बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती विद्युत क्षेत्र रेखाएं। धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश में जाके खत्म हो जाती है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है। जब हम चुंबक का प्रयोग करते हैं, चुंबक को कोरे कागज में रखते हैं और चुंबकीय सुई को चुंबक के चारों ओर घुमाते हैं, तो ये चुंबक है मान लीजिए, यहाँ सुई को घुमाएं तो ऐसे बल रेखा बनती है और चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा अपने आप ऐसे बनी रहती है। तो ये एक वक्र बन जाता है, चुंबक के अंदर बल रेखा और चुंबक के बाहर बल रेखा। जबकि विद्युत क्षेत्र में ये कोई आवेश है प्लस आवेश और ये कोई माइनस क्यू आवेश है, तो बल रेखा जाती है धन से ऋण की ओर। ये अंदर में कुछ रहता नहीं है, ये अधूरा वक्र रहता है। तो अब हम आगे और पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ये हमारा मुख्य जो पॉइंट है इस अध्याय का वो है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है? दो प्रकार से। कैसे? एक तो हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबक के द्वारा उत्पन्न होता है, ये हम सभी जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के द्वारा उत्पन्न होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक और बात है कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है? गतिमान आवेश द्वारा। और इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। मतलब गतिमान आवेश और चुंबक में बहुत निकट का संबंध है। हम गतिमान आवेश से चुंबकत्व को उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्लियर कि चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, पहला गतिमान आवेश द्वारा या विद्युत धारा द्वारा, और दूसरा है चुंबक के द्वारा। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी का हम सूत्र, समीकरण, व्यंजक इस पाठ में निकालेंगे। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, पहला चुंबक के द्वारा है और दूसरा है गतिमान आवेश द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। इसी प्रकार से हमको विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार से उत्पन्न होता है इसको भी जानना जरूरी है। विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है। एक पहला हो गया। विद्युत क्षेत्र भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है, पहला विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों के द्वारा उत्पन्न होता है, दूसरा समय के साथ परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण। विद्युत क्षेत्र भी दो तरीके से उत्पन्न होता है, एक आवेशित कणों के द्वारा और दूसरा परिवर्तित हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो दो दो प्रकार से उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। यह भी एक सदिश राशि है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जो गतिमान और चुंबकत्व का पाठ है उसमें हमको जानना जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र कितने प्रकार से उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न होता है, चुंबक के द्वारा और दूसरा गतिमान आवेश के द्वारा। चलिए अब हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में कैसा संबंध है। इस संबंध को किसने सबसे पहले बताया? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध
अब हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध। सन 1820 में डच भौतिक वैज्ञानी हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड ने ज्ञात किया कि जब एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने दर्शाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में निकट का संबंध है। 1820 में डच भौतिक विज्ञानी अरस्टेड ने ज्ञात किया कि जब एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर विद्युत नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने दर्शाया कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में निकट का संबंध है। तो चलिए देखते हैं अरस्टेड का प्रयोग के बारे में कि उन्होंने क्या बताया। बाद में उन्होंने एक साधारण प्रयोग किया और ये हमारे पाठ का सबसे पहला टॉपिक है अध्याय 4 का और इसका नाम है अरस्टेड का प्रयोग। इसने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में दुनिया को सबसे पहले बताया। सन 1820 में डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अरस्टेड ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक तार होना चाहिए, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। ये डेनमार्क के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अरस्टेड ने 1820 में बताया। उसने बताया कि विद्युत धारा की प्रबलता बढ़ाने पर हम धारा के मान को बढ़ाते जाएंगे तो विक्षेप का मान, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप आता है, चुंबकीय सुई जो हिलता है ना उसे विक्षेप कहते हैं। चुंबकीय सुई आप लोग देखे होंगे और चुंबकीय सुई जब हिलता है तो कहते हैं विक्षेप हो रहा है। तथा विद्युत धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि जब किसी चालक तार में, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित करेंगे? चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। मतलब विद्युत धारा मतलब गतिमान आवेश जो गतिशील रहता है उसे कहते हैं विद्युत धारा। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये अरस्टेड ने बताया और एक साधारण प्रयोग किया। मैं ये अरस्टेड ने जो साधारण प्रयोग किया उसको मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए चित्र 3 बना है यहाँ पर, ए, बी और सी। हम ये तीनों चित्र की सहायता से अरस्टेड ने जो प्रयोग किया था उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए पहले चित्र में ये जो है गुलाबी रंग का जो दिख रहा है ये चालक तार है। चालक तार को एक परिपथ के द्वारा एक सेल से जोड़ दिया। सेल का धन और ऋण सिरा दिख रहा है और सेल का बटन दिख रहा है, बाजू में ये बटन है। अब ये इस चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई भी रखा हुआ दिख रहा है। ये देखिए चुंबकीय सुई भी नीचे रखा है। चुंबकीय सुई अभी स्थिर है। चुंबकीय सुई क्या है? अभी स्थिर है। स्थिर क्यों है? क्योंकि चालक तार में धारा नहीं बह रही है। देखिए बटन खुला है, बटन स्विच बंद नहीं है। अभी स्विच को हम चालू नहीं किए हैं। चालक तार में कोई धारा नहीं बह रही है। यहाँ तीर का निशानी लगा है धारा का, तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। मतलब यदि कोई चालक तार को हमने रख दिया और उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो उसमें कुछ उत्पन्न नहीं होगा, ना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता तो चुंबक जो है विक्षेपित होता। तो ये पहला चित्र हो गया। अब हम दूसरा चित्र में देखेंगे, वही प्रयोग है। सेल लगा है, धन ऋण, चालक तार है। यहाँ पर बटन को हम लोग ऑन कर दिए। ये बटन जो है यहाँ पर ऑन हो गया। यहाँ बटन क्या था? ऑफ था। अब बटन को हमने चालू कर दिया तो धारा बहेगी। ये धारा की दिशा दिख रहा है,
चालक तार से धारा जा रही है। देखिए चुंबकीय सुई पहले एक्स वाई दिशा में था, अब चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गया। चुंबकीय सुई अपनी जगह से हिल के टेढ़ा हो गया, दिशा बदल गई। तो इससे पता चला, अरस्टेड का प्रयोग है, अरस्टेड ने प्रयोग किया कि उसने देखा कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके नीचे रखी चुंबकीय सुई जो है हिल जाता है, विक्षेपित कहते हैं उसको। तो उसने सोचा और निष्कर्ष निकाला कि जब चालक तार में हम धारा बहाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने चालक तार की जो धारा की प्रबलता को बढ़ा दिया। पहले यहाँ 2 वोल्ट लगाए, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट ऐसे लगाएंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप जो है वो बढ़ते जाता है। अब उन्होंने एक प्रयोग और किया। उसने सोचा कि भाई अभी तक तो मैं सफल हो गया, क्यों ना एक और प्रयोग कर लूं। उन्होंने बैटरी सेल की दिशा बदल दिया। देखिए जिधर धन था उधर ऋण, और जिधर ऋण था उधर धन, और बटन को चालू किया। उन्होंने क्या किया, ये बटन को चालू कर दिया। तो उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि धारा की दिशा तो अब इधर से आएगी। धारा की दिशा बदल दिया, बैटरी का दिशा बदला, मतलब धारा की दिशा इधर से आएगी। धारा इधर से उल्टी आ रही है। अब पहले चित्र में धारा इधर से आ रहा था, धन दिशा से ऋण। अब ये बैटरी या सेल को ही बदल दिया, धन के इधर ला दिया दाएं पक्ष में, तो धारा इधर बहेगी। तो देखा कि चुंबकीय सुई में भी क्या होता है, दिशा, चुंबकीय सुई की दिशा बदल गई, विक्षेप की दिशा। इसमें देखिए विक्षेप, इसमें देखिए विक्षेप। तो उन्होंने बताया कि हम चालक तार में धारा की दिशा बदल देंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा बदल जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने बहुत क्रांतिकारी खोज किया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। और आज हम देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हम दैनिक जीवन में बहुत चीजों का उपयोग करते हैं, हम भले ही नहीं जानते कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। मैं आपको थोड़ा आज बता दूं कि हमारे जो दैनिक जीवन में हम ऐसे किन किन उपकरण का उपयोग करते हैं जो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए पुस्तक में खोजने में नहीं मिलेगा, इसको बहुत सावधानी से हम कहीं पढ़ेंगे तब मिलेगा। तो मैंने आपके लिए इसको लाया है। इस प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को, इस प्रकार किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही पाठ का नाम है, यही जो है कॉन्सेप्ट है पाठ का, गतिमान आवेश और चुंबक। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे मतलब गतिमान आवेश प्रवाहित करेंगे, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये जो प्रभाव है ये अरस्टेड ने बताया। अब इसका चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर हमारे दैनिक जीवन में हम किन किन चीजों का उपयोग करते हैं, कौन कौन से उपकरण उस पर आधारित है, देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो बना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत मोटर और जितने भी उपकरण हैं, जितने भी हमारे दैनिक जीवन में उपकरण है जिसमें मोटर लगा होता है, जैसे हमारा पानी टंकी से पानी खींचते हैं तो मोटर लगा होता है, तो वो भी जो है जिसको टुल्लू पंप बोलते हैं, वो भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। टुल्लू पंप। चुंबकीय क्रेन हम देखते हैं बड़े बड़े खदानों में चुंबकीय क्रेन लगा होता है और लोहे के बड़े बड़े जो राड होते हैं उनको उठाते हैं। विद्युत चुंबक में, विद्युत चुंबक बनाने में भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। और ये जो पंखा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम 24 घंटा पंखा में ही रहते हैं, ये किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो आज का बस इतना है और हम फिर कल एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में विक्षेप का बारे में बताया अरस्टेड ने कि विक्षेप बदलता है, विक्षेप की दिशा बदलता है धारा की दिशा बदलने पर। और हम आगे पढ़ेंगे अगले टॉपिक में एम्पियर का तैरने का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम, दाहिने हाथ का नियम। तो आज के लिए इतना ही।
वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे पार्ट भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, अच्छा हम मैटर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई भी चीज जो है 12th फिजिक्स में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तब हमको पढ़ने में मजा आएगा, हमको समझ आएगा। तो आगे भी आपको चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निराश नहीं होने देंगे।